सनती शहर मजदूरों पे कहर और मजदूर की रोजी को लात मारकर बरसात से निपटने की तजवीज। बारिश से 6 घंटे कबल फैक्ट्री बंद करना होगी। वासा फैसलाबाद की अनोखी मंतक। खिलाफ वर्जी करने पर फैक्ट्री सील करने का भी इंदिया दे दिया। बारिश मुकर्ररा वक्त पर होगी, फैसला कैसे होगा? बारिश हो ना हो मजदूर की मजदूरी मारी जाएगी। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि सनती शहर मजदूरों पर कहर, मजदूर की रोजी को लात मारकर बरसात से निपटने की तजवीज। बारिश से 6 घंटे कबल फैक्ट्री बंद करना होगी। वासा फैसलाबाद की अनोखी मंतक। खिलाफ वर्जी करने पर फैक्ट्री सील करने का भी इंदिया दे दिया। बारिश मुकर्ररा वक्त पर होगी, फैसला कैसे होगा? इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान मिर्जा, बताइएगा ये कैसा फैसला आया है सामने? जी बिल्कुल, वासा की जानिब से एक अनोखा फैसला किया गया है। बजाय इसके कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स का जो सीवरेज का या आबी निकास का मसला है उसको मुस्तकिल तौर पर हल किया जाए, ये फैसला किया गया है कि बारिश से फोरकास्ट से पहले ही 6 घंटे जो सनती यूनिट्स हैं, डाइंग यूनिट्स हैं या कोई भी ऐसा यूनिट जो कि मकबूल रोड या किसी भी निशेबी इलाके के इर्द गिर्द वाक़ है उसको बंद कर दिया जाएगा, जिससे मजदूर का रोजगार जो है वो मुतासिर होगा। फैक्ट्री मालिकान तो उस हद तक मुतासिर नहीं होंगे, लेकिन दिहाड़ीदार तबका जो है वो ज़रूर मुतासिर होगा। हमारे साथ एक ऐसे ही फ़र्द मौजूद हैं जो कि मेहनत कश, से बात भी करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, अगर फैक्ट्रियाँ बंद होती हैं तो आप क्या समझते हैं किस तरह गुजर बसर होगा? फैक्ट्री अगर बंद होगी तो मजदूर का नुकसान होगा। ये बारिश अल्लाह की रहमत है, इसमें कोई हुकूमत का दखल अंदाज नहीं है, ना किसी का भी नहीं है। अगर फैक्ट्री बंद होगी 6 घंटे और हमारा नुकसान होगा बहुत ज़्यादा, हम किधर जाएंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे, महंगाई तो पहले से बहुत बड़ी है और कुछ नहीं कह सकते। ये बताइएगा, अगर पूरा हफ्ता ही जिस तरह कई बार होता है कि थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहती है, तो उस सूरत हाल में किस तरह गुजारा करेंगे? उस हाल पे तो फिर मरना ही बनता है, और कोई क्या बनता है? जब कुछ आने ही नहीं है, कुछ बनाना ही नहीं है, मजदूरी करनी नहीं है, तो कुछ क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हमारी सोच नहीं इतनी, लेकिन क्या करें? जी बिल्कुल, ये हकीकत है। ना सिर्फ इससे सनत का पहिया जो है वो जैम होगा, तो इससे मुंसलिक जितना भी कारोबार है, वो ट्रांसपोर्टेशन का हो या जितना भी हो, वो भी इससे मुतासर होगा। इनकी अपील है कि वासा इस मामले के ऊपर संजीदगी से काम ले और कोई मौसर हिकमत अमली बनाए। जी ठीक है रमजान मिर्जा, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मानसून से निपटने के लिए डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जावेद ने म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान के साथ सर जोड़ लिए हैं। बारिश के फौरी बाद नक्काशी आग को बेहतर बनाने के लिए तमाम मशीनरी को इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद महमूद। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह समेत जिला भर में होने वाली जो है बारिशों के हवाले से जिले इंतजामिया की जानिब से आज जो है डिप्टी कमिश्नर ने म्यूनसिपल कमेटी टोबा टेक सिंह और उसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मीटिंग की, जिसमें मानसून होने वाली बारिशों के हवाले से फौरी तौर पर निकासी आब के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मेरे साथ मौजूद में उनसे बात। उमर साहब, क्या क्या मजीद इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि मूसलाधार जो है बारिशें रोजाना की बुनियाद पर हो रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि बारिश होती है और हमारी जो ज़्यादातर ड्रेनेज होती हैं उसमें गंदगी की वजह से, शॉपर्स की वजह से अक्सर औकात वो ब्लॉकेट हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इशू आता है। फोकस हमारा यही है कि हमारे जो डिस्पोजल पंप्स हैं ये चलते रहें और मशीनरी जो है वो एक्टिव रहे, हमारे जो स्टाफ है वो हर वक्त प्रेजेंट होता है, इसमें तो कोई इशू नहीं आता। और इसके अलावा अगर हमें कोई हायरिंग भी करनी पड़े, कोई पंप्स वगैरह जो हैं वो भी अगर लेने पड़े तो वो भी हमने रखे होते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी अपनी मशीनरी है उसकी प्रिपेयर्डनेस के ऊपर मुकम्मल फोकस है, ताकि अगर बारिश ज़्यादा भी हो तो हम उसके अंदर पूरी अपनी एक्टिविटी कर सकें। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जावेद की, उनका कहना है कि भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं, तमाम मशीनरी जो है एक्टिव है, अगर खुदा न खास्ता ज़्यादा बारिश होती हैं तो इसके अलावा। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब जंग में दर्जनों स्कूल गंदे पानी में घिर गए। सिविल लाइन, गुलशन कॉलोनी, टोबा रोड, पुराना चनियोट रोड, खाकी शाह रोड, SSP रोड पर कायम स्कूल पानी हो गए। बड़े सानहा से बचने के लिए मुख्तलिफ स्कूलों ने बच्चों को छुट्टियां कर दी हैं। मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। सिविल लाइन, गुलशन कॉलोनी, टोबा रोड, अंदरूनी शहर समेत मुतअद्दिद मुकामात पर सीवरेज का गंदा पानी जमा है, जबकि बच्चों को गंदे पानी से गुजरना पड़ता है। किसी बड़े सानहे से बचने के लिए मुख्तलिफ स्कूलों ने बच्चों को छुट्टियां दे दी हैं। रेलवे रोड पर वाक़या निजी स्कूल की इंतजामिया के मुताबिक गटरों के ढक्कन गायब हैं, जिससे बच्चों का स्कूल पहुँचना मुश्किल हो गया है। ये पानी तो मुस्तकिल यहाँ पे खड़ा है जी, तकरीबन पिछले 3 साल से, तो ये तो मामूल की बात बन गई है। बाकी ये कि जिस दिन बारिश आती है, रूटीन में तो ये आधा फुट रहता है, लेकिन जब बारिश आती है तो 2-2.5 फुट हो जाता है।
तो गुजरना जो है वो आपके सामने ही है, बंदे यहाँ पे तंग हो रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के मुताबिक मुख्तलिफ मुकामात पर निजी स्कूल पानी में घिरे हुए हैं। ताफून और गंदगी से बच्चों में बीमारियां फैल रही हैं, जबकि स्कूलों में हाजिरी भी कम हो गई है। शहरियों का कहना है कि पानी जमा होने से घरों में महसूर हो गए हैं। पानी इतना गंदा और इतना बदबूदार है कि यहाँ पे चलना मुहाल है। तमाम जो शहरी यहाँ पे गुजरते हैं, वापडा का यहाँ ऑफिस है, मस्जिद साथ है, ना वो नमाज़ पढ़ने के लिए प्रॉपर जा सकते हैं, ना वो अपने काम के लिए ऑफिस जा सकते हैं। इसके लिए हमें मजबूरन स्कूल अपना बंद करना पड़ा ताकि बच्चों को किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो, और हम अपने बिहाफ पे इसको मेंटेन करने के लिए, को सोलिंग बनाने के लिए हम खुद कोशिश कर रहे हैं। सीवरेज का पानी जमा होने से स्कूलों में आने वाले अमले को भी मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया ने सीवरेज मसाइल को नज़रअंदाज कर दिया है, जबकि शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत निकासी आप के इकदाम करना शुरू कर दिए हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, जंग। दूसरी तरफ जंग के मोहल्ला सुल्तान वाला में एक माह से सीवरेज का खड़ा पानी मकीनों के लिए वबाल जान बन गया। अहले इलाका घरों में महसूर, जबकि कारोबारी मराकिज भी बंद हो गए। चनियोट में भी नामुकम्मल मंसूबों के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। जंग के मोहल्ला सुल्तान वाला में एक माह से खड़ा पानी शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। अहले इलाका घरों में महसूर हैं, जबकि कारोबारी मराकिज भी बंद हो गए हैं। वकीलों की जानिब से सियासी और इंतजामी नुमाइंदों पर शदीद तनकीद की गई। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से शहर की सूरत हाल पर नोटिस का मुतालबा भी किया। ये तकरीबन ना 1.5-2 साल से यही मसला है, तो ना हम पानी की वजह से, ये गंदे गटरों के पानी की वजह से बहुत परेशान है। मतलब घरों से बाहर नहीं निकल सकते, बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा सकते, तो एकेडमी वगैरह लेके जाना होता है, घर से सब्जी लेने जाना होता है। और इतना पानी जो आप देख रहे हैं, मतलब ये सारा गंदा गटरों का पानी है और सारा इलाका परेशान है। दूसरी जानिब चनियोट के अधूरे मंसूबे शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गए। मोहल्ला शम्सुल हसन टाउन में सीवरेज स्कीम ताहाल मुकम्मल ना हो सकी, जबकि गलियां पुख्ता न होने से सीवरेज का निज़ाम शदीद मुतासिर हो रहा है, जबकि पानी जमा होने से अहले इलाका शदीद परेशानी में मुब्तला है। इस वक्त जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है उसकी मुसलसल नाअहली है और शर्म से डूब मरना चाहिए कि जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं हैरान हूँ कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है 1 साल से इस नाअहली का शिकार है। जब भी हम उनको कंप्लेन करते हैं तो वो मुसलसल हमें अगला पीटीसीएल नंबर दे देते हैं और कहते हैं कि अभी टीम आ जाती है, जबकि कोई भी उनका ऐसा इकदाम नहीं है। सीवरेज का निज़ाम ठीक न होने के बाइस ताफुन और बदबू के अलावा शहरी बीमारियां में मुब्तला होने लगे हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली से जहां अहले इलाका घरों में महसूर हैं, वहीं पे दुकानें बंद होने के बाइस ताजिर बिरादरी भी मुश्किलात का शिकार है। ताजिर बिरादरी की जानिब से मुतालबा किया गया है कि सियासी नुमाइंदे और ज़िला इंतजामिया सूरत हाल पर नोटिस लें ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सकें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करती आवाम के लिए बुरी खबर है। रोटी की कीमत में इजाफा हो गया। रोटी की कीमत 2 रुपए इजाफे के बाद 10 रुपए की कर दी गई है। इजाफे पर तनूर मालिकान का मौकिफ भी सामने आ गया। अवामी रेस्टोरेंट एसोसिएशन के ओहदेदारान क्या कहते हैं महंगी रोटी पर, इसी हवाले से बात करेंगे। शिराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी शिराज, बताइएगा जो अवामी रेस्टोरेंट एसोसिएशन के ओहदेदारान का इस हवाले से क्या कहना है? गरीब और मुतवसत तबके के लिए बुरी खबर है, और वो बुरी खबर ये है कि इस वक्त रोटी की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया है। 8 रुपए की रोटी पूरे फैसलाबाद के अंदर जो फरोख्त की जा रही थी मुख्तलिफ नान बाई और होटल्स के ऊपर, रेस्टोरेंट के ऊपर, उसकी कीमत जो है वो इस वक्त 10 रुपए हो चुकी है। जी हाँ, 2 रुपए का रोटी की कीमत में इजाफा हुआ है। वसीम ज़बीउल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, नान बाई एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके साथ साथ अवामी रेस्टोरेंट एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि रोटी की कीमतों में इजाफे की वजह क्या है। बताइएगा, एसोसिएशन ने फैसला किया रोटी की कीमतों में इजाफे का, वजूहात क्या हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आप हमारे मसाइल को उजागर करते रहते हैं। सबसे बड़ा इशू जो है एक छोटे से तबके को, अनपढ़ को भी पता है, महंगाई है सबसे बड़ा इशू। दूसरे नंबर पे आए दिन 27 तारीख को हम चीज़ ले रहे हैं एक 6200 रुपये की 80 किलो की बोरी 1.5 नंबर की, जो कि आज 6800 में हमें मिल रही है। और लेबर जो है महंगाई की वजह से वो काम करने को तैयार नहीं है। ये 2 फैक्ट्स हो गए। तीसरा फैक्ट्स, जितने भी इदारे हैं, PRA हो, पंजाब फूड अथॉरिटी हो, ये सारे इदारों का अपने ऊपर SOP लागू करना कि ऐसे आपने रोटी बेचनी है और ऐसे ऐसे SOP के, ये वो मरहले हैं जिस मरहले में गरीब आदमी को रोटी सस्ती मिल ही नहीं सकती और पॉसिबल ही नहीं है। जब हम पड़ता मिलाते हैं आटे का कि हमें बचत कैसे होनी है, तो वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि 8 रुपये में अखराजात पूरे हों। देखिए, गैस भी बढ़ी है, बिजली भी बढ़ी है, इसके साथ शापर के रेट भी बढ़े हैं।
اس کے بعد جو پی ایف اے نے ہمارے پاس شاپر کی لاگت بنائی ہے والے نے بھی وہ لینا ہے. کرائے بھی بڑھتے ہیں جہاں پر ریسٹورینٹس ہوتے ہیں ان کے کرائے بھی بڑھتے جی ظاہری سی بات ہے, ایک مسئلے نہیں ہے, اس میں کئی مسئلے ہیں. سارے مسئلے کامن ہو کے جب ہمارے اوپر بم گرتا ہے نا, پہاڑ گرتا ہے. آج تک ریٹ ابھی بھی 6 روپے ہے گورنمنٹ ریٹ کا, جو سرکاری نرخ میں ڈی سی او صاحب کی میٹنگ, ظاہری سی بات ہے ساری چیزیں بڑھی ہیں اور سرکاری ریٹ آج بھی 6 روپے ہے. جبکہ پی آر اے والے جب چھوٹے ہوٹلوں پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی 10 روپے جو آپ کو 12 روٹیاں لیتے ہیں آپ نے ہمارے بھی 16 روپے رکھنے ہیں, تو پھر روٹی کہاں پہ جانی ہے؟ وہ تو روٹی آبویسلی جو ہے وہ بڑھنی ہے. تو اس وجہ بھی ہے. کچھ اور بھی حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بتائیں گا کیا کہیں گے روٹی کی قیمتوں میں اضافے پر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. روٹی کی قیمت اتنی زیادہ اس کو حکومت نے کر دی ہے کہ غریب بندے کے بس میں نہیں اس کو خرید سکے. ٹھیک ہے, میری یہی گزارش ہے حکومت سے کہ اس جو معاملہ آتا ہے اس کو نظر ثانی کریں اور غریبوں کے لیے آسانی پیدا کریں. بالکل آسانی پیدا کریں. اس وقت روٹی کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو بھی شدید پریشانی کا سامنا ہے. اس وقت جو عوامی ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن ہے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اس وقت بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, گیس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, جس پر روٹی کی قیمتوں کو دوبارہ سے سرکاری ریٹ پر بیچنا ایک خواب کے مترادف ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شیراز بٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. را کاٹن سستی نہ ہو سکی. پاکستان کاٹن 1000 اضافہ سے 14000 گانٹ پر پہنچ چکی ہے. فائبر 4 روپے فی کلو مہنگا 220 تک پہنچ گیا. یون مارکیٹ فیصل آباد میں مہنگائی کی فضا قائم ہے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد بلال ڈوگر. جی بلال, بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل, یون کی بات کریں تو یون کی اس وقت شدید شارٹیج جو ہے وہ فیصل آباد سوتر منڈی کے اندر دیکھی جا رہی ہے. ایشیا کی سب سے بڑی سوتر منڈی, اور قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں 2 سینٹ تک کمی واقع ہوتی دکھائی, 1.5 سے 2 سینٹ کمی واقع ہوتی دکھائی دے رہی ہے. لیکن پاکستانی کاٹن اوپر جا رہی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہمارے ساتھ فیصل میاں داد موجود ہیں سوتر منڈی سے, ان سے بات کرتے ہیں. فیصل کیا آخر وجہ ہے کہ ایک دم سے قیمتیں اتار آ رہا ہے دنیا میں, ہم دوبارہ چڑھاؤ کی طرف ہیں, انٹرنیشنل آرڈرز بے شمار ہیں اور ہماری کاٹن کے اوپر وزیر اعظم کی جو رپورٹ پیش کی اس کے اندر بھی انکشاف ہوا کہ 25% ہماری کم پیداوار ہوئی ہے. پھر رپورٹس منفی, تو یہ تو منفی ایک رد عمل دکھائے گا منڈی کے اوپر. نہیں, یہ جو 1-2 سینٹ نکلے ہیں نا وہ یہ کوئی اس سے یہ نہیں ہے کہ کوئی مارکیٹ کا انٹرنیشنل مارکیٹ کا ٹرینڈ کوئی ڈاؤن ورڈ ہے. یہ تو ایک پلس مائنس ہوتا رہتا ہے, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. جو میں دیکھ رہا ہوں نا وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں وسکوس بھی بہت زیادہ تیز ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں فائبر جیسے کل 4 روپے ابراہیم نے بڑھا دیا ہے, فائبر بھی بہت زیادہ تیز ہے اور را مٹیریلز ایکسٹرا آرڈنری تیز ہیں. سو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے نا تو پاکستانی کاٹن کیونکہ ویسے ہی شارٹ ہے, گروئنگ ایریا ہی کم ہو گیا ہے, تو کاٹن بھی شارٹ ہے, وسکوس بھی شارٹ ہے, پولیسٹر بھی شارٹ ہے, ہر چیز شارٹ ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ فی الوقت جو ہے نا وہ پاکستان میں اس وقت سیزن چینج ہو رہا ہے, ہم گرمیوں سے سردی والی سائڈ پہ جا رہے ہیں, تو اس وجہ سے سٹیبلٹی یا تھوڑا سا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے. ورنہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہر چیز جو ہے وہ بہتر ہوگی. اور جیسے پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس کا اثر دھاگے پہ اور کپڑے پہ بھی آئے گا. مہنگائی کا اثر جو ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے, اور لوگوں کی منڈی کے اندر جا کے جو کپڑا مہنگا اس کا اثر ان کا کہنا ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے اور لوگوں کی مہنگائی کی روزمرہ کی بنیاد کے اوپر اس کے اثرات سوتر منڈی میں پڑے ہیں. اور پاکستانی کاٹن کی کم پیداوار بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے, جیسے کہ گزشتہ روز فائبر کے اندر 4 روپے تک فی کلو اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. دوسری جانب چیف کمشنر ایف بی آر فیصل آباد محمود حسین جعفری کو ریجنل ٹیکس دفتر سرگودا کا اضافی چارج سونپ دیا گیا ہے. ایڈیشنل چارج 3 مہینوں کے لیے دیا گیا ہے. اس حوالے سے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں. چیف کمشنر ایف بی آر فیصل آباد محمود حسین جعفری کو ریجنل ٹیکس دفتر سرگودا کا اضافی چارج سونپ دیا گیا ہے. ایڈیشنل چارج 3 مہینوں کے لیے دیا گیا ہے. آپ کو بتائیں چیف کمشنر ایف بی آر فیصل آباد محمود حسین جعفری کو ریجنل ٹیکس دفتر سرگودا کا اضافی چارج سونپ دیا گیا ہے اور ایڈیشنل چارج 3 مہینوں کے لیے دیا گیا ہے. جبکہ چیف کمشنر ایف بی آر فیصل آباد محمود حسین جعفری کو ریجنل ٹیکس دفتر سرگودا کا اضافی چارج سونپ دیا گیا ہے اور ایڈیشنل چارج 3 مہینوں کے لیے دیا گیا ہے. سٹی 41 کی خبر پر ایکشن. جڑامالہ میں بے نامی موٹر سائیکلوں کے اسکینڈل میں ملوث افراد کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اور نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں. اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمیر عظمت. جی عمیر, بتائیے گا تحقیقات شروع ہو چکی ہیں؟ جی, سٹی 41 کی جانب سے جڑامالہ میں 600 سے زائد بے نامی موٹر سائیکلوں کا معاملہ اٹھایا گیا تھا اور اس حوالے سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے سٹی 41 کی خبر کا
نوٹس لیا گیا ہے اور اس کیس کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، جبکہ واقعے میں ملوث افراد کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ کمشنر چناب زون نعیم بابر صاحب موجود ہیں۔ سر، آپ اس کیس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، ہمیں یہ کمپلینٹ ملی تھی کہ عاصم شہزاد نام کا ایک شخص ہے جس نے 700 موٹر بائکس کو جو ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں رجسٹر کرایا۔ اس انفارمیشن پہ ہم نے فوری طور پہ ایکشن لیا اور ہم نے 9 لوگوں کو نوٹسز ایشو کیے ہیں، جن میں ہم نے انہیں 15 دن کا ٹائم دیا ہے۔ اس 15 دن کے اندر اگر تو وہ ہمیں ایکسپلینیشن اپنی دے سکے کہ یہ CNIC بیسیکلی انہوں نے اپنے امپلائیز کے نام پہ موٹر بائکس بک کرائی ہیں۔ ہم اس شو روم کے جو 2 مالکان ہیں، قاسم شہزاد اور وقاص، ان کو بھی ہم نے طلب کیا ہے اور ہم ان کے شو روم کے انویسٹیگیشن کریں گے، اس کا فزیکلی وزٹ بھی کریں گے، اور اس کے بعد جو چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اس کے مطابق ہم اس کمپلینٹ میں آگے جو ہے کارروائی کرتے رہیں گے۔ فوری کارروائی کی ہے ہم نے، ابھی چونکہ 15 دن کا ٹائم دیا ہے، اس 15 دن کے دوران ہم مزید اس پہ انفارمیشن اکٹھی کریں گے اور اس کے مطابق جو ہے ہم اپنا اس چیز کو اینڈ تک لے کے جائیں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اگر ان افراد کی جانب سے 15 دن کے اندر یعنی کہ ڈیڈ لائن کے اندر کوئی مؤثر جواب نہیں دیا جاتا یا وہ لوگ FPR میں پیش نہیں ہوتے تو پھر فردر کیا اقدامات ہوں گے؟ اس کے بعد جو اگر وہ نہ تو ریٹرن دیتے ہیں نہ ہماری کمپلائنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے ہم اس کو ایک ایسٹیمیٹ کر کے ہم ان کے خلاف جو ہے ایک ٹیکس کی اماؤنٹ کیلکولیٹ کریں گے اور ان کو ایک فورسڈ اماؤنٹ جو ہے وہ ان سے ٹیکس لیا جائے گا ان کے خلاف۔ اگر وہ پھر بھی رسپونڈ نہیں کرتے تو پھر اس میں ہم مزید ریکوری کی کارروائیاں کرتے ہوئے ان کی دکان تک ہم سیل کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، 15 دن کے اندر تمام جو ریکارڈ ہے کاروبار سے متعلقہ وہ طلب کیا گیا ہے، اور اگر ڈیڈ لائن کے دوران وہ ریکارڈ فراہم FPR کو نہیں کیا جاتا تو ان کو خلاف جرمانہ عائد کیا جائے گا اور ان کے کاروبار بھی سیل کر دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمیر عصمت ہمارے ساتھ موجود تھے۔ دوسری جانب چنیوٹ DPO بلال ظفر کی زیر صدارت تازیہ لائسنس داران سٹی کی میٹنگ ہوئی اور امن و امان برقرار رکھنے کے حوالے سے اقدامات اور تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ منتظمین کو کورونا SOPs پر عمل درآمد، مقررہ روٹس اور وقت کی پابندی کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ بابر منیر سے جانتے ہیں۔ جی بابر، بتائیے گا کیا کہنا ہے DPO کا مزید؟ ہاں جی بالکل، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بلال ظفر نے جو چنیوٹ سٹی کے تازیہ لائسنس داران ہولڈر ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ کی ہے، جس میں امن و امان کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا، اور اسی طرح DPO کی جانب سے انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ جو جتنے بھی جو جلوس ہونے ہیں وہ جو حکومتی پابندی ہے اس میں رہ کر جو ہے وہ کیا جائے، اور اسی طرح جو وقت کی پابندی ہے اسے بھی ملحوظ خاطر جو ہے وہ رکھا جائے۔ DPO چنیوٹ بلال ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، میٹنگ میں کیا چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں اور کتنے A کیٹیگری کے جلوس ہیں جس میں سیکورٹی انتظامات کو کس طرح آپ نے کور کرنا ہے؟ جی بالکل، آج ہم نے جو چنیوٹ سٹی کے جو ہمارے مرکزی جو کیٹیگری A کے جلوس ہیں ان کے جو لائسنس داران ہیں ان سے میٹنگ کی ہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے ان کے جو کنسرنز تھے انہیں ہم نے سنا ہے، ان کو ہم نے کے تحت جو ہمارا سیکیورٹی ڈپلائمنٹ پلان ہے اس پہ بریف کیا ہے، ان کی تجاویز بھی اس حوالے سے لی ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالی محرم کے مہینے میں جتنے بھی ہمارے کیٹیگری A, B اور C کے مجالس اور جلوس ہیں اس پہ فول پروف سیکیورٹی دیں اور انشاءاللہ تعالی اس چیز کو انشور کریں کہ جو محرم ہے وہ امن و امان کے ساتھ گزر جائے۔ بہت شکریہ۔ DPO بلال ظفر کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جو ایک A کیٹیگری کے جلوس ہے وہاں پر 3 لیئر سیکیورٹی سسٹم جو ہے اسے یقینی بنایا جائے گا، اسی طرح کیٹیگری B اور C پر بھی فل پروف سیکیورٹی انتظامات جو ہے وہ کیے جائیں گے تاکہ محرم الحرام میں جو امن و امان ہے اسے جو ہے وہ ہر صورت برقرار رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ بابر منیر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ خاشکوٹ رورل ہیلتھ سینٹر میں سیکیورٹی گارڈ ڈاکٹر بن گیا اور سیکیورٹی گارڈ شہریوں کو انجیکشن لگانے لگا۔ رورل ہیلتھ سینٹر میں تعینات سیکیورٹی گارڈ مریضوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے لگا۔ گارڈ کے انجیکشن لگانے کی فوٹیج سٹی 41 کو موصول ہو گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی گارڈ ڈاکٹر بن چکا ہے۔ سیکیورٹی گارڈ شہریوں کو انجیکشن لگانے لگا ہے۔ رورل ہیلتھ سینٹر میں تعینات سیکیورٹی گارڈ مریضوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے لگا ہے۔ گارڈ کے انجیکشن لگانے کی فوٹیج سٹی 41 کو موصول ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ ڈجکوٹ رورل ہیلتھ سینٹر میں سیکیورٹی گارڈ ڈاکٹر بن چکا ہے۔ سیکیورٹی گارڈ شہریوں کو انجیکشن لگانے لگا ہے۔ رورل ہیلتھ سینٹر میں تعینات سیکیورٹی گارڈ مریضوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے لگا اور گارڈ کے انجیکشن لگانے کی فوٹیج سٹی 41 کو موصول ہو چکی ہے۔ ڈجکوٹ رورل ہیلتھ سینٹر میں
सिक्योरिटी गार्ड डॉक्टर बन चुका है। सिक्योरिटी गार्ड शहरियों को इंजेक्शन लगाने लगा है और रूरल हेल्थ सेंटर में तैनात सिक्योरिटी गार्ड मरीजों की जिंदगियों को खतरे में डालने लगा है। गार्ड के इंजेक्शन लगाने की फुटेज सिटी 41 को मौसूल भी हो चुकी है। डिजकोट रूरल हेल्थ सेंटर में सिक्योरिटी गार्ड डॉक्टर बन चुका है। रूरल हेल्थ सेंटर में तैनात सिक्योरिटी गार्ड मरीजों की जिंदगियों को खतरे में डालने लगा। डिजकोट रूरल हेल्थ सेंटर में डॉक्टर्स की जगह सिक्योरिटी गार्ड मरीजों का इलाज करने लगा है। जंग में असिस्टेंट कमिश्नर इमरान जाफर का बस्ती हरमलपुर का दौरा और गैर मायारी जूस तैयार करने वाली फैक्ट्री और पानी के प्लांट पर छापा। मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है और असिस्टेंट कमिश्नर इमरान जाफर का जूस फैक्ट्री पर छापा, जबकि महकमे फूड अथॉरिटी की टीम भी हमरा थी। हरमलपुर में फैक्ट्री में गैर मायारी जूस तैयार किया जा रहा था और हरमलपुर में गैर कानूनी फिल्ट्रेशन प्लांट भी बंद कर दिया गया है। जूस फैक्ट्री और पावर प्लांट मालिकान के खिलाफ इंदराज मुकदमा का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। तांदलीवाला में सोशल ऑफिसर तालीमी बोर्ड फैसलाबाद सरदार बाबर डोगर का इम्तिहानी मराकज का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर नौमान अली भी हमरा थे। गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज मरकज से मुतबादल उम्मीदवार पेपर देते पकड़ा गया। उम्मीदवार सकलैन जावेद की जगह शाहजेब नामी लड़का पैर दे रहा था, जबकि इस हवाले से गवर्नमेंट हाई स्कूल खानवाना में उम्मीदवार अबरार जमील की जगह मोहम्मद अकील पेपर देते पकड़ा गया है और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सत्याना में से मवाद बरामद भी कर लिया गया है। तांदलीवाला में सोशल ऑफिसर तालीमी बोर्ड फैसलाबाद सरदार बाबर डोगर का इम्तिहानी मराकज का दौरा किया गया है और असिस्टेंट कमिश्नर नौमान अली भी हमरा थे। गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज मरकज से मुतबादल उम्मीदवार पेपर देते पकड़ा गया है। उम्मीदवार सकलैन जावेद की जगह शाहजेब नामी लड़का पेपर दे रहा था। गवर्नमेंट हाई स्कूल खानवाना में उम्मीदवार अबरार जमील की जगह मोहम्मद अकील पेपर देते पकड़ा गया है। फैसलाबाद वालिद को घर से निकालने की शिकायत। जिला इंतजामिया ने तहफ्फुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस के तहत 2 केसेस का फैसला सुना दिया। बेटों को जुर्माना और एक माह की कैद भी सुनाई गई है। इसी हवाले से आपको बताएं कि आज जिला इंतजामिया ने तहफ्फुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस के तहत 2 केसेस का फैसला सुना दिया है। बेटों को जुर्माना और एक माह की कैद की सजा भी सुनाई गई है। फैसलाबाद वालिद को घर से निकालने की शिकायत पर जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई। जिला इंतजामिया ने तहफ्फुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस के तहत 2 केसेस का फैसला सुना दिया है। बेटों को जुर्माना और एक माह की कैद की सजा भी सुनाई गई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं नाजायज असलहा के जोर पर बढ़ती हुई वारदातों पर पंजाब असेंबली में सवाल उठा दिया गया। खातून मेंबर सूबाई असेंबली खदीजा उमर ने असेंबली सेशन के दौरान वजीर आला से सवाल उठाया कि नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई न होने से वारदातों में इजाफा हो रहा है। बताया जाए कि 2 सालों के दौरान नाजायज असलहा रखने और खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ कितने मुकदमात और इनको क्या सजाएं दिलवाई गई हैं। सुपरिटेंडेंट पंजाब असेंबली के इस्तफसार पर आईजी पंजाब ने सूबा भर से तफसीलात तलब कर ली हैं। इसी पर बात करेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबा भर में असलहा के जोर पर बढ़ती हुई वारदातों के हवाले से पंजाब असेंबली में सवाल उठा दिया गया। खातून मेंबर पंजाब असेंबली खदीजा उमर की जानब से वज़ीर पंजाब से ये सवाल उठाया गया, जिसमें उनकी जानब से कहा गया कि पंजाब भर में असलहा के जोर पर वारदातों में इजाफा हो रहा है और असलहा रखने वालों के खिलाफ कोई भी मौसर कार्रवाई नहीं की जा रही। इस हवाले से वज़ीर पंजाब बताएं कि नाजायज़ असला रखने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है और नाजायज़ असला की नकलो हरकत और उसकी खरीदो फरोख्त रोकने के लिए क्या इक़दाम उठाए गए हैं। और यह भी बताया जाए कि 2019 और 2020 के दौरान नाजायज़ असला रखने वालों और उसकी खरीदो फरोख्त करने वाले कितने अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किए गए, कितनी मालियत का और कितनी मिकदार में और तादाद में असलहा बरामद किया गया और जो मुकदमा दर्ज करवाए गए उनके मुलजमान को किस कदर जायद से जायद सजा दिलवाई गई। इस सवाल का जवाब पंजाब असेंबली के सुपरिटेंडेंट के मुताबिक अगले पंजाब असेंबली के सेशन में जवाब दिया जाएगा। सुपरिटेंडेंट की जानब से आईजी पंजाब से इस हवाले से तमाम तफसीलात तलब कर ली गई हैं और यह हदायत की गई है कि अगले चंद रोज़ के अंदर पंजाब के हर जिला में नाजायज़ असलहा रखने वालों के खिलाफ कितने मुकदमा दर्ज हुए और कौन कौन सा असलहा कितनी तादाद में बरामद हुआ और अदालतों से उनको कितनी सजा हुई, हर जिला के हिसाब से इसकी तफसीलात उनको फिल फोर अरसाल कर दी जाए, जिस पर आईजी पंजाब की जानब से सूबा के तमाम
ضلع पुलिस सरबराहान से ये तफसीलात तलब कर ली गई हैं और उनको यह हिदायत की गई है कि 3 रोज के अंदर IG दफ्तर में तफसीलात हर सूरत भिजवा दी जाए ताकि इनको पंजाब बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानब रेस्क्यू 1122 इमरजेंसी नंबर, मगर टोबा टेक सिंह वालों ने मजाक बना लिया। कोई बिरयानी बनाने का तरीका पूछने लगा तो किसी ने वक्त गुजारने का बहाना बना लिया। जुलाई में 33,360 कॉल्स में से 30,341 रॉन्ग कॉल्स निकली। शाहिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। रेस्क्यू 1122 ने माह जुलाई की रिपोर्ट जारी कर दी। मजमूई तौर पर 33,360 कॉलें मौसूल हुई, जिसमें 1594 इमरजेंसी कॉल, 1725 मालूमाती कॉल, जबकि 30,341 कॉल रॉन्ग कॉल मौजूद थी। रेस्क्यू 1122 ने 1594 इमरजेंसी पर रिस्पॉन्स किया, जिनमें 370 ट्रैफिक हादसा, 935 मेडिकल, 14 आग के वाकयात, जबकि 70 क्राइम, 3 डूबने, 3 बिल्डिंग गिरने और 192 मुख्तलिफ इमरजेंसी थी। 1503 मरीजों को अस्पताल शिफ्ट किया गया, जबकि 57 मरीज मौके पर ही जान बहक हो गए। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रेस्क्यू मियां फराज मुनीर का कहना था कि लोगों की गैर संजीदगी से रेस्क्यू का अदारा असल लोगों तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से बहुत सी जानें लोगों की जानब से गैर जरूरी कॉल्स की वजह से चली जाती हैं। 33,570 कॉल्स हमने रिसीव की हैं, जिसमें से 30,312 कॉल्स जो हैं वो रॉन्ग कॉल्स हैं, डिस्टर्बिंग कॉल्स हैं, फेक कॉल्स हैं। हमने कम्युनिटी अवेयरनेस प्लान्स चलाए हैं। हमने मीडिया पे अपने बार बार अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इश्तिहार देते हैं और उनको अवेयर करते हैं। मैगजीन्स तक में हम शाया करवाते हैं कि 1122 की नंबर को आप एमरजेंसी नंबर रहने दें, इनको गलत तौर पे इस्तेमाल ना किया जाए। रेस्क्यू के 3 लाने हैं जहां इमरजेंसी की सूरत में कॉल की जाती हैं, लेकिन लोगों की जान से बिरयानी बनाने समेत मुख्तलिफ खानों के हवाले से पूछा जाने लगा है। हम रेस्क्यू 1122 टोबा टेक सिंह, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कोई इमरजेंसी आपको? थोड़ा सा टाइम चाहिए आपका, मिल जाएगा? जी सर, थोड़ा लाउड बोलिएगा। कोई इमरजेंसी आपको? कोई रेसिपीज के बारे में बता सकते हैं आप? सर, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको? कोई रेसिपी बता दें, चिकन बिरयानी की रेसिपी क्या है, कैसे बनाते हैं चिकन बिरयानी? सर, ये एक इमरजेंसी नंबर है, इसको बिला वजह मसरूफ रखने से किसी की जान जा सकती है। रवां साल के इस माह में सबसे ज्यादा अमवात हुई, लेकिन इसके बावजूद लोग संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे। कैमरामैन जवाल मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, टोबा टेक सिंह में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पुलिस डिपार्टमेंट का अहम इकदाम। डीपीओ राना उमर फारूक ने मसाइल के हल के लिए नए दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। टोबा टेक सिंह में ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए दफ्तर कायम कर दिया गया, जिसका इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक ने किया। इस मौके पर डीपीओ का कहना था कि हुकूमती हिदायत पर दफ्तर का आगाज किया गया है, जहां ओवरसीज पाकिस्तानियों दफ्तर न होने के बायस ओवरसीज शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना था। कोरोना वायरस की रोकथाम, रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को कोरोना वैक्सीनेशन लगाने का सिलसिला जारी है, जबकि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रेलवे मकसूद अहमद का कहना है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुसाफिरों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी पर बात करेंगे अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा, मुसाफिरों को कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी है? आज ही बिल्कुल कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया की जानिब से कोरोना वैक्सीनेशन फ्री कैंप जो है वो लगा दिया गया है। रोजाना की बुनियाद पर आने वाले जो मुसाफिर हैं उनको कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी हवाले से हमारे साथ स्टेशन सुपरिटेंडेंट मकसूद अहमद मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि कोरोना वायरस के हवाले से यहाँ पर कोरोना वैक्सीनेशन फ्री कैंप लगाया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? रोजाना की बुनियाद पर मुसाफिरों को ये लगाई जा रही है? ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ है जो सेंटर बनाया गया है। इससे आने जाने वाले जो भी पैसेंजर हैं सबको हम कोरोना वैक्सीन यहाँ से लगा रहे हैं और बड़ी सख्ती से इस पे अमल हो रहा है। इसके अलावा हमारा स्टाफ जो है, रेलवे के जितने एम्प्लॉइज़ हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तमाम एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको कोरोना वैक्सीन लगा चुके हैं, जो अभी बाकी हैं उनको भी सख्ती से हम लगवा रहे हैं। अच्छा सर, ट्रेनों के अंदर भी कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो भी जितना भी वो वक्त गुजरा है हम SOP पे अमल करा रहे हैं और हमारी जो मैक्सिमम बुकिंग है वो 75 के हिसाब से तकरीबन जा रही है। आज ही बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है और मुसाफिरों को रोजाना की बुनियाद पर कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है और इसके साथ साथ ट्रेनों के अंदर भी कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब UAE ने पाकिस्तान समेत 6 ममालिक के मुसाफिरों को मुत्तहिदा अरब अमारात दाखिले की इजाज़त दे दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने रिहायशी वीज़ा के हामिल पाकिस्तानियों को UAE आने की इजाज़त दे दी है। रिहायशी वीज़ा के हामिल वैक्सीन सर्टिफिकेट रखने वाले
मुसाफिर यूएई में दाखिले के अहल होंगे। नई पॉलिसी का इतलाक 5 अगस्त से होगा। यूएई हुक्काम की जानिब से वाज़ेह किया गया है, जबकि यूएई ने पाकिस्तान समेत 6 ममालिक के मुसाफिरों को मुत्तहिदा अरब अमारात दाखिले की इजाज़त दे दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने रिहायशी वीज़ा के हामिल पाकिस्तानियों को यूएई आने की इजाज़त दी। रिहायशी वीज़ा के हामिल वैक्सीन सर्टिफिकेट रखने वाले मुसाफिर यूएई में दाखिले के अहल होंगे और नई पॉलिसी का इत्तलाक 5 अगस्त से होगा। यूएई हुक्काम ने वाज़ेह कर दिया है। यूएई ने पाकिस्तान समेत 6 ममालिक के मुसाफिरों को मुत्तहिदा अरब अमारात दाखिले की इजाज़त दे दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने रिहायशी वीज़ा के हामिल पाकिस्तानियों को यूएई आने की इजाज़त दी है। रिहायशी वीज़ा के हामिल वैक्सीन सर्टिफिकेट रखने वाले मुसाफिर यूएई में दाखिले के अहल होंगे और नई पॉलिसी 5 अगस्त से इत्तलाक में शामिल होगी। आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि आज मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया है। यूएई ने पाकिस्तान समेत 6 ममालिक के मुसाफिरों को मुत्तहिदा अरब अमारात दाखिले की इजाज़त दे दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने रिहायशी वीज़ा के हामिल पाकिस्तानियों को यूएई आने की इजाज़त दी है। रिहायशी वीज़ा के हामिल वैक्सीन सर्टिफिकेट रखने वाले मुसाफिर यूएई में दाखिले के अहल होंगे। नई पॉलिसी का इतलाक 5 अगस्त से होगा, जबकि इस वक्त यूएई ने पाकिस्तान समेत 6 ममालिक के मुसाफिरों को मुत्तहिदा अरब अमारात में दाखिले की इजाज़त दे दी है और मुत्तहिदा अरब अमारात ने रिहायशी वीज़ा के हामिल पाकिस्तानियों को यूएई आने की इजाज़त दे दी है। रिहायशी वीज़ा के हामिल वैक्सीन सर्टिफिकेट रखने वाले मुसाफिर यूएई में दाखिले के अहल होंगे। नई पॉलिसी का इत्तलाक 5 अगस्त से होगा और यूएई हुक्काम की जानिब से यह वाज़ेह किया गया। यूएई ने पाकिस्तान समेत 6 ममालिक के मुसाफिरों को मुत्तहिदा अरब अमारात दाखिले की इजाज़त दे दी है। जंग में महकमे स्कूल एजुकेशन की हिदायत पर स्कूलों में यकसा निसाब तालीम नाफिज कर दिया गया है। ताहम मार्केट में कुतुब न होने के बायस तलबा को मुश्किलात का सामना है। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की जानिब से यकसा निसाब तालीम नाफिज करने के लिए अगले तालीमी सेशन तक की मोहलत का मुतालबा कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से आज 2 अगस्त से जो है तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में जो है निसाब तालीम राइज करने के हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से खसूसी हिदायत जारी की गई हैं। इस हवाले से प्राइवेट स्कूल और एसोसिएशन की जानिब से भी इस फैसले को जहाँ पर सराहा जा रहा है, वहीं पर निसाबी कुतब की आदम फराहमी मार्केट्स में जो है वो मसला बन चुका है। इस हवाले से मेरे साथ इरफान अली मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। असर बताइएगा, क्या कहेंगे इस सूरत हाल पर जो है सिंगल नेशनल करिकुलम को किस हद तक कामयाब देख रहे हैं? सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से मैं यही कहूँगा कि हमारे वज़ीर आज़म और एजुकेशन मिनिस्टर, मैं इन दोनों को अप्रिशिएट करूँगा कि ये बहुत ही अच्छा इकदाम है। इससे कौमी वहादत पैदा होगी और इससे जो है एक जैसा जहन जो है वो कौम के अंदर पैदा होगा और तबकातियत का खात्मा होगा। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर ने जब अपना सेशन स्टार्ट किया तो वो मार्च अप्रैल में स्टार्ट किया। उस वक्त ना बुक्स अवेलेबल थी और ना इसके हवाले से एसएनसी के हवाले से फाइनल फैसला हुआ था। तो अब चूंकि हम बुक्स ले चुके हैं और अवाम पर एक बहुत बड़ा बोझ ऑलरेडी पड़ चुका है और कोरोना की वजह से पहले ही अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, तो अब एक नया बोझ डालने के बजाय हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हम नेक्स्ट सेशन जो आ रहा है उसके अंदर इंशाल्लाह सबसे पहले हम अडॉप्ट करेंगे सिंगल नेशनल करिकुलम को। तो इस साल जो है वो हमारा जो ऑलरेडी बुक्स चल रही हैं उन्हीं के साथ हमारा ये सेशन मुकम्मल होना चाहिए और गवर्नमेंट इस हवाले से किसी भी किस्म की कोई नेगेटिव इकदाम करने से बाज रहे। कहने के निसाबी कुतुब की अदम फराहमी जो है बड़ा मसला था। मार्च और अप्रैल में नया तालीमी सेशन शुरू किया गया जिसमें तलबा के तालबात के पास जो है कुतुब जो है मौजूद हैं, तहम इस दरमियान से तालीमी सेशन के किताबें तब्दील करने से यकीनी तौर पर वालिदैन पर एक इजाफी बोझ पड़ेगा। सूरत हाल पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बहुत शुक्रिया अवैस खान, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स और नेक्सस लायंस क्लब की महकमा तालीम को क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम और स्कूल्स में फ्री मेडिकल कैंप लगाने में ताउन की पेशकश। सीईओ एजुकेशन ऑफिस में 500 पौधे लगाए जाएंगे। कोरोना में मोबाइल फोन और स्क्रीन का इस्तेमाल ज्यादा होने से पैदा होने वाले तिब्बी मसाइल के हल के लिए स्कूल्स में फ्री मेडिकल कैंप भी लगाए जाएंगे। इसी हवाले से आपको अब बता रहे हैं कि कोरोना वायरस के हवाले से मोबाइल फोन और स्क्रीन का इस्तेमाल ज्यादा होने से पैदा होने वाले तिब्बी मसाइल के हल के लिए स्कूल्स में फ्री मेडिकल कैंप भी लगाए जाएंगे। डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस ने तमाम चेक पोस्टों के इंचार्ज से मीटिंग की, जिसमें नाकिस कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार करते हुए डीएसपी ने 5 से ज्यादा इंचार्ज चेक पोस्ट की तब्दीली की सिफारिश भी कर दी है।
इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं वकास बेग, उनसे बात कर लेते हैं। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, डीएसपी पेट्रोलिंग मलक अमीन की जानिब से तमाम तर पेट्रोलिंग चेक पोस्ट के सरबराहान से मीटिंग की गई है, जिसमें नाकस कारकर्दगी करने वाले इंचार्ज साहबान की न सिर्फ सरजनिश की गई है बल्कि उनके तबादले की भी सिफारिश की गई है। डीएसपी मलक अमीन की जानिब से तमाम तर इंचार्ज साहबान को इस चीज़ पर पाबंद बनाया गया है कि क्राइम कंट्रोल करने के हवाले से वो अपनी एफर्ट्स को मजीद बढ़ाएं। पेट्रोलिंग पुलिस के तर्जुमान रिजवान भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एजुकेशन यूनिट पेट्रोलिंग पुलिस के भी इंचार्ज हैं। इनसे हम बात करते हैं, इनसे पूछते हैं, सर ये बताइएगा कि क्या समझते हैं कि आज की जो मीटिंग हुई है उसमें डीएसपी साहब ने कुछ अहलकारों के, कुछ अफसरान के तबादलों का जिक्र किया है कि उनके तबादले कर दिए जाएं ताकि पेट्रोलिंग पुलिस जो है बेहतर कार्रवाई कर सके। जी, एसएसपी पेट्रोलिंग मिर्ज़ा अंजय कमाल की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं और इसी बेस पे जो है डीएसपी पेट्रोलिंग जो है फैसलाबाद उन्होंने आज मीटिंग की है और मीटिंग का मकसद ये है कि नज़्म नस्क को बेहतर किया जाए। तो इसमें इंचार्ज जो साहिबान जिनकी अच्छी कारकर्दगी में जिनकी प्रिवेंशन ऑफ क्राइम बेहतर है, जिन्होंने ट्रैफिक को रेगुलेट किया, जिनके बीट एरियाज़ में एक्सीडेंट्स नहीं हुए और रॉबरी भी नहीं हुई, तो उनको अप्रिशिएट किया गया है। और जिनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है उनके लिए सिफारिश की गई है एसएसपी पेट्रोलिंग के कि उनका तबादला आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट किया जाए। अब जिस चीज़ पे फोकस किया गया है, इंचार्जेस पे कहा गया है कि आप 1124 जो पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की हेल्पलाइन है 1124, उसको फौरन रिस्पॉन्स करें और उसके अलावा जो तजावज़ात हैं उसको रिमूवल के लिए मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को लिखें और क्राइम की प्रिवेंशन के लिए ब्लैक स्पॉट्स को ना सिर्फ आइडेंटिफाई करें बल्कि उधर अपनी पेट्रोलिंग जो है वो बेहतर करें और ट्रैफिक की रेगुलेशन के लिए और एक्सीडेंट्स की रोकथाम के लिए जो है 279 जो पीपीसी है उसको इन्वोक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करें ताकि ठीक है, बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के थिएटर बंद कर दिए गए। आज से 31 अगस्त तक थिएटर्स बंद रहेंगे। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी पर बात करेंगे इमरान असलम से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर ने फैसलाबाद समेत पंजाब भर के थिएटर्स को बंद कर दिया गया है, जिसके हवाले से उन्होंने बाकायदा से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आज से 31 अगस्त तक फैसलाबाद समेत पंजाब भर के थिएटर्स बंद कर दिए गए हैं। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के थिएटर्स मालिकान को नोटिफिकेशन का रास्ता भी जारी कर दिया गया है और इस हवाले से तमाम डिप्टी कमिश्नर को तंबीह भी कर दी गई है कि पंजाब के तमाम थिएटर्स को यकीनी बनाया जाए कि कहीं वहाँ वायलेशन तो नहीं हो रही और ना ही वो थिएटर्स भी ओपन हैं। इसी जमन में पंजाब भर के थिएटर्स बंद कर दिए गए हैं। थिएटर्स मालिकान में भी एक नालान दिखाई दिए हैं क्योंकि गुज़श्ता साल भी लॉकडाउन रहा और थिएटर्स बंद रहे, रवां साल भी थिएटर्स बंद हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।